हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज इसके चैप्टर को आपको डिस्कस करके समझाया जाएगा और वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें। नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग देखते जाते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले कौन सा चैप्टर है उसको देख लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हम लोगों का इंडिया इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन एंड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड तक। तो हम लोग देखते हैं इसका चैप्टर्स में क्या दिया है। और उससे पहले एक बात खास ध्यान रखने वाली बात है, जो पहले भी बताया गया है कि ये जो चैप्टर है वो दोनों के लिए है। फर्स्ट चैप्टर दोनों के लिए है, जूनियर के लिए भी, सीनियर के लिए। क्यों दोनों के लिए? क्योंकि जूनियर्स के लिए चैप्टर 1 to 7 एंड 9 to 12 है, और सीनियर्स ग्रुप यानी क्लास 9 to 11 के लिए सारे चैप्टर्स हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर है हम लोग का इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताया जा रहा है कि एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन द मेजर रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्या बोला गया कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी का, वो मेन रीजन बना ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मानव सभ्यता के विकास का। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस टाइम व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा या फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा, प्रिमिटिव पीरियड का, अर्ली मैन के टाइम का अगर हम लोग बात करें, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल रहता होगा। जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा या इस तरह का कुछ वर्क करना होगा तो बहुत ही मुश्किल वर्क रहता था। तो व्हील का, फायर का, ये सब का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, तो क्या हो गया, लाइफ ईजी हो गया। इंडिया हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंस एंशियंट टाइम। इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहा है स्टार्टिंग से, और अभी भी इसका कंट्रीब्यूशन है। Even today, when what we term as traditional knowledge is actually based on scientific reasoning। आज भी हम जो कुछ भी ट्रेडिशनल की बात करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, वेल्स बने हुए रहते थे, पॉन्ड्स बने हुए रहते थे, सारे में साइंटिफिक रीजनिंग का यूज़ करके बनाया जाता था, और उसको अभी ट्रेडिशन का भले नाम दे दिया गया है। तो इसमें हम लोग अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। जैसे प्री इंडिपेंडेंस। प्री एंड इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हिस्ट्री में साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हुए, जो कंट्रीब्यूशन दिया अपना साइंटिफिक लर्निंग में। तो सबसे पहले बताया गया कि द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया डेट्स बैक टू द वैदिक ईरा। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में जो साइंटिफिक डिस्कवरी है उसका पीरियड जो है वो बहुत पुराना है। क्या बोला जा रहा है? आर्यभट्टा द फेमस मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट जो फेमस मैथमेटिशियन थे, उन ये बिलीव किया जाता है कि आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया मैथमेटिक्स में क्या, जीरो को इन्वेंट करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। It is believed that ancient India scholars and developed geometric theorems before Pythagoras। पाइथागोरस से पहले ही बिलीव किया जाता है कि इंडियंस स्कॉलर ने बहुत सारे थ्योरम्स को डिस्कवर किया था। और जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर्स का, रेक्टेंगल्स का, सर्कल्स का, ट्रायंगल्स का, फ्रैक्शंस का, और 10 का पावर में एक्सप्रेस, 10 का 12 पावर, 10 to the power 12 जिसको बोलेंगे, ये सब एक्सप्रेशन, ये सब अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो भी है, एस्ट्रोनॉमी, वो वैदिक लिटरेचर में पहले से ही अवेलेबल था।
Some are stated to have been known as early as 1500 BCE. BCE का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन इरा या बिफोर जेसस क्रिस्ट बर्थ ऑफ क्रिस्ट। वो टाइम जीरो पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ से, उसके बाद और उसके पहले को बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट बोलते हैं। तो द डेसिमल सिस्टम वाज ऑलरेडी इन यूज ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन में डेसिमल सिस्टम का यूज होता था, जो अभी भी यूज किया जाता है। दिस इज एविडेंट इन देयर यूज ऑफ वेट्स एंड म्यूजर। ये पता कैसे चलता है? उन लोगों के वेट और मेजरमेंट करने का जो तरीका था, जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डिस्कवर किए हैं, उसमें ये पता चलता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो डेसिमल्स का यूज करते थे। मोरोवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज metaphysics are all described in the Rig Veda, an ancient Hindu text of the Vedic era। क्या बोला जा रहा है? मेटाफिजिक्स में जो कुछ भी अभी बताया गया या एस्ट्रोनॉमी में, वो ऋग्वेदा में एक एंशियंट हिंदू टेक्स्ट बुक जिसको वैदिक इरा बोला जाता है, ऋग्वेद में पहले से ही अवेलेबल है। फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स लेआउट ऑफ हरप्पन टाउन to the existence of the iron pillar in दिल्ली। क्या बोला जा रहा है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में जो एग्जिस्ट करता था कॉम्प्लेक्स लेआउट, मतलब बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब जटिल जो व्यवस्था था बिल्डिंग बनाने का, वो डेवलप होते होते अभी क्या बन गया है? दिल्ली का आयरन पिलर। और हम लोग जो कॉम्प्लेक्स लेआउट था हरप्पन सिविलाइजेशन में, उन दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर आ गया है, क्योंकि जो इंडिया का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी था वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। इंडिजीनियस का मतलब देसी देसी तकनीक जो है वो बहुत ही ज़्यादा उत, उत, उत्तम क्वालिटी का है, उत्कृष्ट क्वालिटी का है, सोफिस्टिकेटेड है। दे इंक्लूडेड द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ वाटर सप्लाई, ट्रैफिक फ्लो। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है सोफिस्टिकेटेड होने के लिए कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? वाटर सप्लाई कैसे हो, ट्रैफिक का फ्लो कैसे हो, नेचुरल एयर कंडीशनिंग के बारे में बताया गया है, कॉम्प्लेक्स स्टोन वर्क बताया गया है और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू बिल्ड प्लांट टाउन्स with underground drainage, civil sanitation, hydraulic engineering and air cooling architects। क्या बोला जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड का सबसे पहला बिल्ड प्लान्ड टाउन जो माना जाता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, यानी उसका ओरिजिन इंडिया में है। विथ अंडरग्राउंड ड्रेनेज, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? अंडरग्राउंड था, पूरा ही कुछ भी ओपन नहीं था और सारा वेल डेवलप्ड सिस्टम था। सिविल सैनिटेशन सैनिटेशन का, स्वच्छता का जो व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड जो हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है, प्रेशर जनरेट होता है, उसका इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन का था। और एयर कूलिंग आर्किटेक्ट जो बना था वो ऐसा नहीं कि बस बिल्डिंग बना के रख दिया, उसमें कोई भी एयर आने का व्यवस्था नहीं है, उस तरह नहीं था, एयर कूलिंग आर्किटेक्ट बना हुआ था। While other ancient civilization of the world were small towns with one central complex। बोला जाता है कि जो अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन है, उसमें एकमात्र सेंट्रल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बिल्डिंग था और बाकी छोटे छोटे टाउन्स था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेल डेवलप्ड सिस्टम था टाउन का। Weights and linguistic symbols were standardized across with this vast geography for a period of over 1000 years, from around 3000 BCE to 1500 BCE।
तो बोला जा रहा है कि लगभग 1000 ईयर्स तक वेट्स और स्टैंडर्ड्स का इस जोग्राफिकल एरिया में, मतलब हम लोगों के कंट्री के आसपास के एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड सिस्टम था। किसका? वेट्स और लिंग्विस्टिक सिंबल, लैंग्वेज से जो सिंबल देते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में बताना हो तो उसके लिए कोई सिंबल दिया जाता है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके का था। अब हम लोग वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इंडिया का वाटर मैनेजमेंट एंशियंट टाइम में और मॉडर्न टाइम में कैसा रहा। तो वाटर हैज़ बीन द लाइफ ब्लड ऑफ मोस्ट मेजर सिविलाइजेशंस। जो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस रहे हैं उसमें वाटर जो है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे लाइफ ब्लड, ब्लड में लाइफ में जैसे ब्लड की ज़रूरत रहती है, उसी तरह सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए वाटर की जरूरत थी। क्रिस क्रॉस्ड बाय मैनी ग्रेट रिवर्स, इंडिया इज नो एक्सेप्शंस टू द रूल। क्या बोला जा रहा है कि क्रिस क्रॉस किया हुआ, मतलब ढेर सारे नदियों का, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नदियों का एक माला बना हुआ है, रास्ता एक दूसरे को काटते हुए ढेर सारी नदियाँ बहती हैं। इंडियंस हैड बीन डेवलपिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स इवन बिफोर द हड़प्पन टाइम। इंडियंस जो है वो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ हड़प्पन टाइम से भी पहले से करते आ रहा है। Wells, ponds, lakes, dams, and canals have been constructed with advanced technologies throughout the historic timeline of Indian civilization। क्या बोला जा रहा है कि वेल्स, कुएं हो गए, तालाब हो गए, झील हो गया, डैम्स हो गया, नहर हो गया, ये सब जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का हेल्प करके कंस्ट्रक्ट किया गया है। पूरे हम लोग हिस्ट्री में अपने सिविलाइजेशन में देख सकते हैं कि जितने भी चीज़ पुराने बने हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इंडियन सिविलाइजेशन में, वो पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इवन टुडे देर आर मोर देन अ मिलियन मैन मेड पॉन्ड्स एंड लेक्स इन इंडिया। आज भी ये अनुमानित किया जाता है कि अभी मिलियंस होंगे क्या, तालाब और झील जो मैन मेड हैं हम लोगों के कंट्री में। आगे आयरन एंड स्टील की बात करें तो आयरन एंड स्टील हैव लिटरली बीन द पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए पिलर का काम किया है कौन? आयरन और स्टील। एंशियंट इंडिया वाज पायनियर इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग रस्ट फ्री आयरन। तो एंशियंट इंडिया मतलब पौराणिक जो भारत है उसको माना जाता है कि वो डेवलप करता रहा है ऐसा टेक्नोलॉजी जो रस्ट फ्री आयरन, मतलब जो भी बिल्डिंग बने हो उसमें आयरन के मटेरियल्स ऐसे लगाए गए हैं जो रस्ट फ्री हो, उसमें जंग न लगे, इस तरह से बनाया गया। दिस मेटल फ्रॉम इंडिया वाज फेमस इन कॉन्टेम्पररी यूरोप फॉर स्वॉर्ड मेकिंग। तलवार बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में, जो कॉन्टेम्परेरी यूरोप मतलब उस टाइम का यूरोप में, जो इंडिया में इस तरह का आयरन पाया जाता था, वो स्वॉर्ड बनाने के लिए, तलवार बनाने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड था। द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो फेमस आयरन पिलर है, इज़ अ टेस्टिमनी टू द थ्रू दैट टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑलमोस्ट रस्ट फ्री इवन टुडे। जो एक नमूना बोला जा सकता है जो आयरन पिलर है वो, कि एक रस्ट फ्री बिल्डिंग बनाया गया है, आयरन का बना हुआ है लेकिन वो रस्ट फ्री है, आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। फार्मिंग टेक्निक एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम लोग फार्मिंग टेक्निक्स और फर्टिलाइजर्स की बात करें। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी वाज मोस्टली इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब जो देसी तकनीक का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या बोला गया है कि इंडिया का जो फार्मिंग का टेक्नोलॉजी है वो इंडिजीनियस रहा है एंड वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। और जो टाइम, जिस टाइम में, जिस कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में दूसरे जगह के टेक्नोलॉजीज उतना डेवलप नहीं कर पाए, फार्मिंग के टेक्नोलॉजी इंडिया में
पहले से ही एडवांस रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? इंडियन फार्मिंग, it included soil testing techniques, crop rotation methods, irrigation plans, application of eco-friendly pesticides and fertilizers, storage method for crops। क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? सॉइल का टेस्ट करना, सॉइल को चेक किया जाता है कि वो सॉइल सही है कि नहीं पार्टिकुलर क्रॉप के लिए। दूसरा क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है? हर साल क्रॉप को बदला जाता है। एक साल अगर धान की खेती हुई तो दूसरे साल दूसरे क्रॉप की खेती कर दी जाए, यानी कि क्रॉप को रोटेट कर किया जाता है। ये टेक्निक इंडिया में ही डेवलप हुआ है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। इरिगेशन प्लान्स, इरिगेट करने का प्लान, इरिगेशन मतलब पानी पटाने का जो अलग अलग तरीका है, स्प्रिंकल हो गया, और जो जो मेथड है वो नहर जैसा बनाया जाता है, रास्ते जैसा बनाया जाता है, अलग अलग उसको उसका हेल्प करके इरिगेशन का भी जो प्लानिंग है वो इंडिया का इंडिजीनियस है। एप्लीकेशन ऑफ इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स हार्मफुल इंसेक्ट को किल करने के लिए, या फर्टिलाइजर्स खाद जिसको बोला जाता है, वो भी जो है इको फ्रेंडली डेवलप करने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। स्टोरेज मेथड्स फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स को स्टोर करने का भी टेक्निक इंडियंस के पास स्टार्टिंग से रहा है। नाउ फिजिक्स की बात करें तो हम लोग फिजिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, एटम के बारे में बोला गया है, कैन बी ट्रेस्ड टू द वैदिक टाइम्स, वैदिक टाइम्स से ही हम लोग ट्रेस कर सकते हैं किसका कॉन्सेप्ट? जो एटम का कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? द मटेरियल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 5 एलिमेंट्स, मटेरियल वर्ल्ड जो है वो 5 डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइडेड था। अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, एयर वायु, वाटर जल एंड एथर और स्पेस आकाश है। यानी कि श्लोक बोला गया है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, उसी से बना ये अधम शरीर। मतलब जो पूरा जो अर्थ या पूरा जो भी सब्सटेंस बना हुआ है उसमें ये 5 मेन थिंग्स हैं। उसके बाद यही डेवलप करके धीरे धीरे एलिमेंट्स के फॉर्म में बताया गया दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा। और यहाँ पर और क्या बताया जा सकता है कि वाज कंसिडर्ड टू बी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जिसको बोलते हैं हम लोग अभी फिलहाल, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस टुडे स्प्लिटिंग द सेम, और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस जो किया गया है उसी को स्प्लिट करके किया गया है। मतलब एटम्स के बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। नाउ मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन और सर्जरी में अगर हम लोग बात करें तो आयुर्वेदा, आयुर्वेदा मतलब आयुर का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, लाइफ के बारे में नॉलेज, जिसको हम लोग आयुर्वेदा बोलेंगे। आयुर्वेदा इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस इन द वर्ल्ड। आयुर्वेदा जो है वो पहला स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, किसमें? पहला स्ट्रक्चर सिस्टम है मेडिकल साइंस में। प्रॉपर नॉलेज अबाउट वेरियस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब जो भी पीड़ा हो, तकलीफ हो शरीर में, विकार जिसको बोल सकते हैं, डिजीजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड क्योर इज द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा। तो ये बेसिस है आयुर्वेदा का, बेसिस की क्या एलिमेंट्स है, क्या डिजीज़ है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसको डायग्नोसिस और क्योर कैसे किया जाए, ये सारे आयुर्वेदा में हम लोगों को अवेलेबल मिलता है। मैनी स्कॉलर्स लाइक चरक एंड सुश्रुत have made invaluable contribution to Ayurveda by inscribing in written form as found in ancient manuscript। ancient manuscripts में मिलता है चरक और सुश्रुत जैसे वैल्यूएबल आयुर्वेदाचार्य जिसको बोल सकते हैं हम लोग, डॉक्टर्स बोल सकते हैं, मेडिकल फील्ड के जो
अगुआ जिसको बोला जा सकता है वो हम लोगों के आयुर्वेदा से रिलेटेड है, जिन्होंने लिखा है, इन सब के बारे में लिखा है कि कौन से डिजीज़ का क्योर कैसे होना चाहिए, क्या मेथड ऑप्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग। शिपिंग, शिप पानी का जहाज, और शिप कैसे बनाया जाए उसका टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। शिप बिल्डिंग वाज one of India's major export industries till the British dismantled it and formally banned it. शिप बिल्डिंग जो है वो इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री था। कब तक? जब तक ब्रिटिश जो है उसको बंद नहीं किया, डिसमेंटल करके बैन नहीं कर दिया, तब तक एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री था सबसे बड़ा। medieval Arab sailors purchased boats from India। medieval Arab sailors, sailors मतलब जो नाव को चलाने वाले होते हैं, वो लोग बोट्स कहाँ से परचेज करते थे? हम लोगों के कंट्री से परचेज करते थे। इवन द पोर्टुगीज इंस्टीड ऑफ बाइंग फ्रॉम यूरोप ऑल्सो ऑब्टेंड देयर बोट्स फ्रॉम इंडिया। पोर्तुगीज के लिए यूरोपियन कंट्री ज़्यादा नज़दीक है, वो वो वहाँ से खरीदने छोड़ के, क्योंकि बेटर हम लोगों के कंट्री में रहता था, इसलिए वो क्या करते थे, बोट्स जो है वो पोर्तुगीज भी हम लोगों के कंट्री से ही परचेज करते थे, पोर्तुगीज भी। Some of the world's largest and most sophisticated ships were built in India and China। वर्ल्ड के लार्जेस्ट और सोफिस्टिकेटेड इंपॉर्टेंट शिप्स जो है वो कहाँ बने हैं? इंडिया और चाइना में बने हैं। द कंपास एंड अदर नेविगेशन टूल्स वेर ऑलरेडी इन यूज इन इंडिया मच बिफोर यूरोप। यूरोप से बहुत पहले कंपास, कंपास जो डायरेक्शन बताता है, और दूसरे नेविगेशन टूल्स इंडिया में पहले से यूज़ किए जा रहे हैं, यूरोप से भी पहले से। यूजिंग देयर expertise in the science of maritime travel, Indians participated in the earliest non-ocean based trading system। क्या बोला जा रहा है कि एक्सपर्टाइज होने के कारण, मैरीटाइम ट्रेवल में एक्सपर्टाइज, मैरीटाइम का मतलब समुद्री रास्ता में ट्रेवल करने में इंडियन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि ओशियन बेस्ड ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि उनको एक्सपर्टाइज था, उनको इन्फॉर्मेशन था, नॉलेज था कंपास डायरेक्शन के बारे में और दूसरे चीज़ों के बारे में कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है और किस चीज़ की अधिकता है, किस और जाने से कौन सा बिजनेस करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात किया जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की बात। इंडिया हैज़ विटनेस्ड considerable growth in the field of science and technology post independence। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो विटनेस किया है ग्रोथ किस फील्ड में? साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिपेंडेंस होने के बाद, मतलब ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैव बीन मेड इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर एंड स्पेस साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। क्या बोला जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट हम लोगों को मिला है। किस में मिला है? कौन कौन से एरिया में मिला है? न्यूक्लियर और स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिफेंस के फील्ड में हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुआ है। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट टेक्निकल और साइंटिफिक मैन पावर है वर्ल्ड का। इन द फील्ड ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी, इंडिया इज ऑल्सो अमोंग द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। मिसाइल लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी से अगर रिलेट किया जाए, उसकी बात किया जाए, तो इंडिया को टॉप 5 नेशन में गिना जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी was brought into the mainstream of economic planning with the establishment of the Department of Science and Technology। DST का establishment जब हुआ तो साइंस और टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लाया गया। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ डीएसटी का? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसका एब्रीविएशन है, वो इस्टेब्लिश हुआ है कब? मई 1971। मई 1971 में डीएसटी का डेवलपमेंट हुआ
DST today promotes new area in science and technology and plays the role of a nodal department for organizing, coordinating and promoting science and technology in the country. क्या कर रहा है ये? डीएसटी का वर्क क्या है? ये प्रमोट करता है न्यू एरियाज साइंस टेक्नोलॉजी के, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइज करने में, कोऑर्डिनेट करने में और प्रमोट करने में, व्यवस्था करने में, कोऑर्डिनेट करने में और उसको आगे बढ़ाने में। किसको आगे बढ़ाने में? साइंस और टेक्नोलॉजी को इन द कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है डीएसटी. Our country's resources are used to get maximum outputs in the field of agriculture and industry. Indian scientists are making path breaking research in the fields of agriculture, medicine, biotechnology, cold regions research, communications, environment, industry, mining, nuclear power, space and transportation. क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों का कंट्री जो है वो रिसर्च करके मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के फील्ड में, अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं हमारे कंट्री के साइंस से रिलेटेड जो भी लोग लगे हुए हैं इस फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कोल्ड रीजन्स रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री, माइनिंग, न्यूक्लियर पावर, स्पेस या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पर डिस्कवरीज, इन्वेंशन और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, वर्क को, रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाया जा रहा है. नाउ इंडिया हैज़ द एक्सपर्टाइज इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, लिक्विड क्रिस्टल्स, कॉन्डेंस्ड मैटर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वायरोलॉजी एंड क्रिस्टेलोग्राफी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब इंडिया जो है वो एक्सपर्टाइज हो गया है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, लिक्विड क्रिस्टल्स में, कॉन्डेंस्ड मैटर फिजिक्स में, फिजिक्स का अलग अलग पार्ट है ये, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वायरोलॉजी वायरस से रिलेटेड, क्रिस्टेलोग्राफी क्रिस्टल्स से रिलेटेड केमिस्ट्री का फील्ड है ये, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड और डिफेंस रिसर्च में हम लोगों का कंट्री जो है वो एक्सपर्टाइज होते जा रहा है. नाउ एटॉमिक एनर्जी का बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज टू यूज इट टू जनरेट पावर एंड अप्लाई द टेक्नोलॉजी फॉर फर्दर प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर. क्या बोला जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी पावर का क्या है कि वो पावर को जनरेट करके उसका अप्लाई, उस टेक्नोलॉजी का अप्लाई करके एग्रीकल्चर या मेडिसिन या इंडस्ट्री या रिसर्च के फील्ड में आगे ले जा रहा है. इंडिया इज टुडे recognized as one of the most advanced countries in nuclear टेक्नोलॉजी. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को अभी मोस्ट एडवांस कंट्री के कैटेगरी में रखा जा रहा है. एक्सेलरेटर्स एंड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर नाउ डिजाइंड एंड बिल्ड इंडिजिनियसली. एक्सेलरेटर्स और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर प्लांट जो है वो बिल्ड किए जा रहे हैं इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के तरीके से. अब स्पेस की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो बोलते हैं, इज द 6th लार्जेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. इसरो के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. इट हैज़ न्यूमरस माइलस्टोन्स टू इट्स क्रेडिट सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1969. 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज बिल्ट बाय इसरो इन 1975, और 1975 में इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है आर्यभट्ट, ये बनाया गया था किसके द्वारा? इसरो के द्वारा. इसरो ने 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट को बनाया. इट वाज फॉलोड बाय मैनी मोर, और बाद में और बहुत सारे बने, जैसे कि इन 2008 चंद्रयान 1 बिकम फर्स्ट इंडियन
first mission to the moon, the Indian Space Research Organization ISRO, under the Department of Space DOS, is responsible for research development and the operation in the स्पेस थ्रू द सैटेलाइट। तो क्या बोला जा रहा है कि इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ मिलकर जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड टू स्पेस होते हैं उनको फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पेस रिमोट रिमोट सेंसिंग फॉर रिसोर्स सर्वे, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज एंड सो ऑन। इस तरह की जितने भी सर्विसेज है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हो, रिमोट सेंसिंग से हो, रिसोर्स सर्वे के लिए मतलब कि कोई सर्वे करना, रिसोर्स करना, किसी भी चीज़ का पता लगाना, आर्कियोलॉजिकल वगैरह, ये सारा वर्क किसके द्वारा होता है? इसरो के द्वारा। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या कहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो सारे कुछ को पता लगाना इसरो का काम है। मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, मेट्रियोलॉजी से रिलेटेड, मेट्रियोलॉजी का मतलब है, मेट्रियोलॉजिकल सर्विसेज का मतलब मेनली रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इंडिया इज़ द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप इट्स ऑन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडिया जो है वो ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेवलप किया है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया का या इंडियंस का क्या योगदान है? द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेज promotional role for the development and use of electronics for सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोला जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रमोशनल रोल प्ले करता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन एरियाज सच एज एग्रीकल्चर, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एंड सर्विस सेक्टर्स। क्या बोला जा रहा है? अप्लाई जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को करते हैं अलग अलग फील्ड में, किस फील्ड में? एग्रीकल्चर के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में और सर्विसेज के फील्ड में। सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है हम लोगों को, अलग अलग सर्विसेज, रेलवे हो गया और बैंकिंग हो गया, ये सारे सर्विसेज में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करेंगे, जो हम लोग को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगा। फॉर अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ इंडिजीनियसली manufactured products, a series of tests and development centers and regional laboratories have been set up. इंडिया में इन सब के लिए इसमें डेवलपमेंट आए, सुधार कैसे आए और टेस्ट्स अलग अलग करने के लिए लेबोरेटरीज को सेटअप किया गया है। दिस सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स। ये जो है ये टेक्नोलॉजी जो मीडियम और छोटे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है उनको हेल्प करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आईटी सेक्टर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड ह्यूज ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में आईटी सेक्टर जो है वो उसने ह्यूज ग्रोथ किया है। India's IT industry grew from 150 million US dollars in 1990 to 91 to a whopping 500 billion US dollar। 150 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 1990 के आसपास से और अभी 2006-2007 में 500 बिलियन यूएस डॉलर का क्या किया है? बिजनेस किया है। इन लास्ट 10 years द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ ग्रोन एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 30%। तो आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो लगातार होते जा रहा है इंडिया में। अभी लास्ट 10 years में ऑन एन एवरेज हर एक साल 30% का ग्रोथ रहा है। नाउ ओशियोनोग्राफी, ओशियोनोग्राफी ओशियन से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है, उसके बारे में स्टडी जो किया जाता है।
India has a coastline of more than 7,600 किलोमीटर एंड 1,250 आइलैंड्स। इंडिया के पास जो कोस्ट लाइन का मतलब समुद्र किनारा जिसको बोलते हैं, वो कितना लेंथ का है? 7,600 किलोमीटर का, और 1,250 आइलैंड्स इंडिया के पास है। द डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट वाज established in 1981। जो डिपार्टमेंट है ओशियन डेवलपमेंट का, वो कब स्टेब्लिश हुआ? 1981, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेस। लिविंग रिसोर्सेस का ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब अच्छे से अच्छे तरह से यूटिलाइज हो, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1981 में। इसमें क्या बोला गया है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन लिविंग रिसोर्सेस सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ओशियन एनर्जी। इसमें लिविंग रिसोर्सेस का और नॉन लिविंग रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन करके, और जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनका यूज़ करके ओशियन एनर्जी प्रोड्यूस करना है। टू रिसर्च वेसल्स फॉर सागर कन्या एंड फॉर FORV सागर संपदा आर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिसोर्स पोटेंशियल। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से टू रिसर्च वेसल्स हैं ओशियोनोग्राफी से रिलेटेड, जो इवेल्युएट करते हैं रिसोर्स के पोटेंशियल को, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसके पोटेंशियल को का मूल्यांकन करते हैं। Surveys and explorations efforts have been directed to assess seabed topography and concentration and quality of mineral nodules। क्या बोला जा रहा है? सर्वे और एक्सप्लोरेशन किया गया, एक्सप्लोर किया गया, पता लगाया गया, एफर्ट्स उसके पीछे लगाया गया कि जो सी बेड का टोपोग्राफी है, सी बेड का मतलब समुद्र तल, उसका जो टोपोग्राफी है, एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल नोड्यूल्स, उसमें कैसा कॉन्सेंट्रेशन है और किस क्वालिटी का मिनरल्स पाया जाता है। इंडिया हैज सेंट 13 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका सिंस 1981। 1981 से लेकर अभी तक इंडिया ने 13 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीडिशन को अंटार्कटिका भेजा है, एंड हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ परमानेंटली मैन्ड बेस दक्षिण गंगोत्री, और दक्षिण गंगोत्री में एक परमानेंटली मैन्ड बेस को स्टैब्लिश कर लिया है। अ सेकेंड परमानेंट स्टेशन, an entirely indigenous effort, was completed by 8th expedition। The objective was to study the ozone layer and other important constituents like optical aurora, geomagnetic pulsation, and related phenomena। The National Institute of Ocean Technology has been set up for the development of the ocean related technologies। क्या बोला जा रहा है कि जो सेटअप किया गया वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है, और एंड वाज कंप्लीटेड बाय 8th एक्सपीडिशन, और 8th एक्सपीडिशन ने उसको कंप्लीट किया है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी द ओजोन लेयर, और जो 8th एक्सपीडिशन था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ओजोन लेयर के बारे में स्टडी करना, अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ऑप्टिकल ऑरोरा, जियो मैग्नेटिक पल्सेशन एंड रिलेटेड फेनोमेना। तो बोला जा रहा है ऑप्टिक्स से, ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड है, और जियो मैग्नेटिक जमीन के नीचे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, और दूसरे इसी से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में स्टडी करना इसका काम है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओशियन रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ये सेटअप किया गया ओशियन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए। नाउ बायोटेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ बीन द फ्रंट रनर among the developing countries in promoting multidisciplinary activities in this area। क्या बोला जा रहा है? इंडिया जो है वो फ्रंट रनर रहा है डेवलपिंग कंट्री के बीच में, जिसमें
वो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी कर रहा है कौन से एरिया से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी के एरिया से रिलेटेड। recognizing the practically unlimited possibility of their application in increasing agricultural and industrial production। किस में रिकॉग्निशन मिल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट में और ह्यूमन और एनिमल लाइफ को इम्प्रूव करने में इंडिया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1982। 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का स्टेब्लिशमेंट हुआ। The Department of Biotechnology was created in 1986. The areas which have been receiving attention are cattle herd improvement through embryo transfer technology, in vitro propagation of disease resistant plant varieties for obtaining higher yields, and development of vaccines for various diseases। क्या बोला जा रहा है कि डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी का क्रिएट किया गया कब, 1986 में, और जिन एरियाज में ये ध्यान देता है वो एरियाज हैं कैटल हर्ड, कैटल मतलब कि गाय भैंस ये सब जानवर जो हैं, भेड़ बकरी, इन सब का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, मतलब लेबोरेटरी से एनिमल्स के में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है। फिर विट्रो प्रोपगेशन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट, और डिजीज़ से रेसिस्ट हो, डिजीज़ से बचे प्लांट में उस वैरायटी का प्लांट्स को का प्रोडक्शन प्रोपगेशन किया जा रहा है। और हायर इल्डिंग HY, हायर इल्डिंग एंड डेवलप्ड वैक्सीन जो है वो डिजीज़ से बचाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। नाउ द लास्ट वन इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, CSIR। क्या बोला जा रहा है, CSIR वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1942। 1942 में CSIR का एस्टेब्लिशमेंट हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, एंड is today the premier institution for scientific and industrial research। और आज ये जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, किसके लिए, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 40 लेबोरेटरीज, इसके नेटवर्क हैं 40 लेबोरेटरीज के नेटवर्क हैं, 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड मोर देन 100 एक्सटेंशंस एंड फील्ड सेंटर्स। क्या बोला जा रहा है, 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और 100 से ज़्यादा इसके एक्सटेंशन है, फील्ड सेंटर्स के, फील्ड सेंटर्स हैं। इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल मिशन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, टेक्नोलॉजिकल मिशन को सपोर्ट करने में, जो कि गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड जो टेक्नोलॉजिकल मिशंस आता है उसको फुलफिल करना इसका, इस इंस्टीट्यूशन का काम है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चंस देखते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस।